हेलो, वेलकम टू नेशनल रैंकर्स। मैं हूं आभा गुप्ता सेरीवाल और हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का अकाउंट, जिसमें चैप्टर 14 रोकड़ प्रवाह विवरण कैश फ्लो स्टेटमेंट इससे संबंधित थ्योरी पढ़ रहे हैं। इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसमें 3 तरह की क्रियाएं होती हैं, 3 एक्टिविटीज़ होती हैं। एक संचालन संबंधी क्रियाएं, एक विनियोजन संबंधी क्रियाएं और एक विनियोग संबंधी क्रियाएं, वित्तीय क्रियाएं। तो इन सब में अलग अलग आइटम्स हमको लेना है। संचालन संबंधी क्रियाओं में जो व्यापार के सामान्य संचालन से संबंधित है, जिनसे व्यापार को आगम उत्पन्न होती है, उन क्रियाओं को इसमें शामिल किया जाता है। तो इसके लिए मैंने आपको 2 विधियां बताई थी कि इसको 2 विधि से निकाला जाता है। एक है प्रत्यक्ष विधि डायरेक्ट मेथड और एक है अप्रत्यक्ष विधि इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड्स में किन किन आइटम्स को हमें प्लस करना है, किन को माइनस करना है, ये हम पढ़ रहे थे। तो अब आगे की जो अमाउंट्स हैं वो देखेंगे हम। 4th नंबर पे है व्यय के लिए प्रावधान। यदि कोई व्यय के लिए प्रावधान किया गया है तो इसे भी शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि अभी व्यय किया नहीं गया है, ओनली प्रावधान किया गया है। ये डिसाइड किया गया है कि इस एक्सपेंसेस में इतना अमाउंट, एक सर्टेन अमाउंट जो एक निकाला गया है वो खर्च हो सकता है, लेकिन अभी उसको खर्च नहीं किया गया है, इसलिए इसको प्लस कर दिया जाएगा नेट प्रॉफिट में। इनडायरेक्ट मेथड में आपको नेट प्रॉफिट के बेस पर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और नेट प्रॉफिट में ऐसे सभी प्रोविजंस जो अभी सिर्फ प्रपोज्ड हैं, अभी सिर्फ किए गए हैं, लेकिन एक्चुअल में उनको एक्सपेंड नहीं किया गया, एक्चुअल में उनको स्पेंड करना अभी बाकी है, तो उनको इसमें प्लस कर दिया जाएगा। जैसे कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स अगर गुड डेटर्स में से उसको बनाया गया है तो ये ऐसा रहता है कि डेटर्स में अगर सारे डेटर्स गुड हैं तो इस प्रोविजन को बनाने की ज़रूरत नहीं रहती। हमें अगर डाउट लगता है कि कुछ डेटर्स ऐसे हैं जिनका अमाउंट मिल सकता है और जिनका अमाउंट मिल नहीं भी सकता है, तो जब डाउटफुल कंडीशन होती है तो इस तरह का प्रोविज़न बनाया जाता है। प्रोविज़न फॉर एक्सपेंसेस, टेलीफोन एक्सपेंसेस, कन्वेंस एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, ये इसमें आते हैं। कर के लिए प्रावधान, इसे भी शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाता है, क्योंकि कर के लिए ये सिर्फ प्रोविज़न किया गया है। ये एक एस्टिमेटेड टैक्स लायबिलिटी है, एक अनुमान लगाया गया है कि टैक्स की जो लायबिलिटी है वो इतनी हो सकती है, लेकिन एक्चुअल में टैक्स अभी पेमेंट किया नहीं गया है, तो इसलिए इसको प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि इसमें कैश आउटफ्लो अभी हुआ नहीं है। किस प्रकार चुकाए गए आयकर की गणना की जाती है। अब इनकम टैक्स पे किया गया है, ये अमाउंट जब हमको कैलकुलेट करना है तो देखिए आप ये अकाउंट बना देंगे, प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट बनाकर हम जो टैक्स की अमाउंट दी गई है उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। सबसे पहले इसमें जो इसका बैलेंस है ओपनिंग, उसको क्रेडिट साइड में शो कर देते हैं, क्योंकि जितने भी प्रोविज़न और रिजर्व अकाउंट होते हैं उनका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट होता है, इसलिए क्रेडिट साइड में हम लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी। बाय बैलेंस बीडी लिखने के बाद बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम क्या करेंगे, वो अमाउंट लिखेंगे जो टैक्स के लिए प्रोविज़न की गई थी, जो एस्टिमेट लगाया गया था। वो अमाउंट लिखने के बाद इसकी टोटल लगा दी जाएगी। टोटल लगाने के बाद जो एक्चुअल टैक्स पे किया गया है वो अमाउंट हमको तो निकालना है, तो मतलब ये जो अमाउंट है वो क्या है, हमें निकालना है, तो उसको हम बाद में लिखेंगे। फिर टू बैलेंस सी डी अगर दिया गया है तो वो हम यहाँ लिख देंगे, तो ये जो अमाउंट है ऊपर वाला वो आपका आ जाएगा। तो ये था प्रोविज़न फॉर टैक्स अकाउंट। इसमें से अगर कोई एक आइटम भी आपको नहीं दिया गया है तो उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस अकाउंट को बना सकते हैं। ओपनिंग बैलेंस आप क्रेडिट साइड में लिख देंगे, बैंक जो भी एक्चुअल टैक्स पे किया गया है वो और उसका बैलेंस वो निकालने के लिए ये अकाउंट बनाएंगे। इसके बाद
प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट से चुकाए गए कर और कर के रूप में प्रावधान की राशि की जानकारी प्राप्त हो जाती है। जब प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट हम बनाते हैं तो किस लिए बनाते हैं, उससे हमको एक चीज़ तो ये पता लगती है कि एक्चुअल टैक्स का पेमेंट कितना किया गया है और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना है। यदि लास्ट ईयर की बैलेंस शीट में प्रोविजन फॉर टैक्स की अमाउंट दी गई है तो अगर इसके अलावा और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये माना जाएगा कि लास्ट ईयर की जो प्रोविज़न फॉर टैक्स की अमाउंट है वो इस करंट ईयर में दी गई है और करंट ईयर में जो प्रोविज़न फॉर टैक्स है वास्तव में प्रोविज़न किया गया है और टैक्स के रूप में जो अमाउंट दी गई है वो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंक्लूड कर दी जाएगी और उसको कैश का आउटफ्लो माना जाएगा और जो उसकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स वाली है, बिफोर टैक्स वाले प्रॉफिट में से इसको माइनस कर दिया जाएगा। चालू वर्ष के कर के प्रावधान को शुद्ध लाभ में जोड़ दिया जाएगा। मतलब जो प्रोविज़न है उसको हमें प्लस करना है क्योंकि वो सिर्फ प्रोविज़न है और जो एक्चुअल टैक्स का अमाउंट है वो टैक्स बिफोर प्रॉफिट जो रहता है उसमें से उसको माइनस करना है। आय पर कर तथा कर की वापसी। साधारणतः आयकर का भुगतान कर वापसी के बाद शुद्ध एक परिचालन क्रिया माना जाता है जिसको अलग से दिखाया जाता है। यदि कर का संबंध फाइनेंसिंग एक्टिविटी से है तो फिर कर को इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग एक्टिविटी के रूप में दिखाया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि यदि कंपनी अपनी भूमि को बेचकर लाभ कमाती है, उसके पास कोई ज़मीन है और उस ज़मीन को उसने बेच दिया और उस पर उसको प्रॉफिट हुआ, तो ये जो प्रॉफिट है वो उसका कैपिटल गेन कहलाएगा, पूंजीगत लाभ कहलाएगा। तो इस लाभ पर जो कर लगेगा, पूंजीगत लाभ पर जो कंपनी को टैक्स देना पड़ेगा वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नहीं आएगा, वो कहाँ आएगा, विनियोजन क्रियाओं में आएगा, मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के से आएगा। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जिसमें फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड असेट्स को जब खरीदा और बेचा जाता है तो वो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में शामिल करते हैं। तो अगर कंपनी ने किसी ज़मीन को बेचकर, भूमि को बेचकर कैपिटल गेन किया है तो वो उस पर लगने वाला टैक्स आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंतर्गत लिखना है। इसी प्रकार अगर मान लीजिए कि कंपनी ने लाभांश के भुगतान पर कोई कर दिया है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स दिया है, तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। मतलब कि अगर गुड्स खरीदने और बेचने के संबंध में टैक्स दिया गया है, प्रॉफिट पर टैक्स दिया गया है, तो फिर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आएगा। फिक्स्ड असेट से रिलेटेड है तो फिर वो आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में लेना है और अगर शेयर और डिविडेंड से संबंधित है तो फिर वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है। असाधारण मदें। असाधारण मदों में डूबत ऋणों की वसूली। डूबत ऋणों की वसूली बीमा कंपनी से प्राप्त दावा, मुकदमा, लॉटरी की जीत, मतलब ऐसी आय जो निश्चित नहीं होती है, असाधारण होती है, जो अचानक ही हो जाती है। जैसे जुए और सट्टे से लाभ, लॉटरी खुल जाना, हमेशा तो किसी की खुलती नहीं है, एक बाय लक बहुत ही कम ऐसा हो सुनने में आता है। तो ये सब इनकम जो होती है वो असाधारण रूप से होती है और इनको रोकड़ प्रवाह को उचित आधार मानकर वर्गीकृत करके इनको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनके रूप में अलग अलग कैश फ्लो स्टेटमेंट में इनको दिखाया जाता है। तो ये जितने भी आइटम अभी हमने पढ़े ये सब थे जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस किए जाएंगे इनडायरेक्ट मेथड में, और अलग अलग कैटेगरी की जो इनकम है उनकी जब कैटेगरी चेंज होगी तो उनकी एक्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। जब मान लीजिए कि कोई गुड्स के ऊपर टैक्स है तो वो आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिखना है, कैपिटल गेन है उसके ऊपर टैक्स है तो फिर वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में, और अगर शेयर्स और डिविडेंड से संबंधित है तो वो आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लेना है। तो ये उसकी कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि आपको उसको किस एक्टिविटी में लेना है जिससे भी वो इनकम कंपनी को या संस्था को रिसीव्ड हुई है। थैंक यू।